राम कदम ने शिवसेना सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये सरकार के चलते यहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसलिए जल्द ही कुछ दिनों में यह सरकार गिरने वाली है। उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि यह सरकार अपराधियों के साथ है, कि सचिन वाजे ने यह मान लिया है कि इस पूरे मुकेश अंबानी वाले प्रकरण में वो एक कड़ी है और इसमें क्राइम ब्रांच के और पुलिसकर्मी और सरकार के कुछ मंत्री और ऊपर तक के बड़े अधिकारी, शिवसेना का बड़ा नेता भी इसमें मिला हुआ है। संजय राउत का बौखलाहट भरा सामना पत्र में लेख आना ये बताता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, शिवसेना के नेताओं की कुछ मिलीभगत है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भाजपा नेता राम कदम ने शिवसेना सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि यह सरकार के चलते यहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कोरोना की स्थिति भयंकर है और इसलिए जल्द ही कुछ दिनों में यह सरकार गिरने वाली है। जी हां, आपको बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए राम कदम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि यह सरकार अपराधियों के साथ है और इस सरकार के तहत एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, जिसमें अब मुकेश अंबानी को डराने धमकाने या उनकी हत्या की साजिश में एंटीलिया के बाहर जो गाड़ी विस्फोटकों से भरी हुई मिली थी उसका एंगल भी अब जुड़ता दिखाई दे रहा है। और इस एंगल पे आपको बताएं कि जब जो सीआईयू का हेड जो सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया और वाजे के गिरफ्तारी से एनआईए ने जो पूछताछ की, इसके जो तथ्य सामने आ गए हैं, अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि सचिन वाजे ने ये मान लिया है कि इस पूरे मुकेश अंबानी वाले प्रकरण में वो एक कड़ी है और इसमें क्राइम ब्रांच के और पुलिसकर्मी और सरकार के कुछ मंत्री और ऊपर तक के बड़े अधिकारी, शिवसेना का बड़ा नेता भी इसमें मिला हुआ है। ये बहुत गंभीर मामला है कि यदि मान लीजिए अपराध करने में पुलिस की क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व हो जाए। और आपको बताएं कि ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर जो गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो, इसमें यह बताया जा रहा था पहले ही दिन से, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में था, कि एक गाड़ी और इस्तेमाल हुई थी। अब उस गाड़ी का पता लगा है, एनआईए उस गाड़ी के निकट पहुंच गई है और वो गाड़ी भी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की थी। अब इस सब मैटर को लेकर जब पूरा वहां भाजपा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, ये राम कदम, ये अब सरकार को ये कह रहे हैं कि ये सरकार इस्तीफा दे क्योंकि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें सरकार के बड़े मंत्री या कोई बड़ा नेता शिवसेना का शामिल है। अब ऐसे में संजय राउत का बौखलाहट भरा सामना पत्र में लेख आना ये बताता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, दाल कुछ काली है और इसमें शिवसेना के नेताओं की कुछ मिलीभगत है। नहीं तो संजय राउत इतना ना बौखलाते। और वो खुद ही कह रहे हैं कि ये सरकार गिराने की साजिश हो रही है, कि देवेंद्र फडणवीस को अंदर की बात पहले पता लग रही है। अब आप समझ लो कि देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे, आज की डेट में वो कुछ भी नहीं है, केवल एक विपक्ष के नेता हैं। लेकिन अगर एनसीपी का गृह मंत्री होते हुए देवेंद्र फडणवीस को सारी जानकारियां पहले मिल रही हैं तो यह सरकार की कमजोरी बताता है। और संजय राउत कहते हैं कि यह सरकार के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब संजय राउत सीधा सीधा वो समझ रहे हैं कि एनसीपी अब उनके साथ नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आपको दो तीन मोटे मोटे जो मेन मुद्दे हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो दो तीन केस ऐसे हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये सचिन वाजे ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही ये सस्पेंड होते हैं, उद्धव ठाकरे सरकार बनती है, इनका सस्पेंशन रद्द किया जाता है और इनको नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इनको जो सीआईयू क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है उसका हेड बना दिया जाता है। और ज्यादातर केस जो सेंसिटिव होते हैं वो इन्हीं को दिए जाते हैं। आखिर क्यों? ये एक शक के दायरे में बात आती है कि जब कहीं ऐसा कोई मुद्दा हो कि जिस पे सरकार के ऊपर, सरकार के शिवसेना के लोगों के ऊपर कोई बात आए, तो उस जांच को ये सचिन वाजे करते हैं। आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जांच कौन करता है? सचिन वाजे। ये
एंटोनियो माइनो कहने के ऊपर रिपब्लिक के ऊपर केस, जांच कौन करता है? सचिन वजय। जब फर्जी टीआरपी केस होता है और फर्जी टीआरपी केस में सीधा सीधा अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के जो हेड हैं उनको पूछताछ और पकड़ा धकड़ होती है और उनको टॉर्चर किया जाता है। कौन जांच करता है फर्जी टीआरपी की? सचिन वजय। और अब आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा आया है मुकेश अंबानी का, इस मुकेश अंबानी में एंगल में आतंकी गतिविधि भी लिप्त है। एक दिल्ली के अंदर बैठा हुआ आतंकवादी यहां से ऑपरेट करता है। सवाल यह उठता है कि आतंकवादियों का इस मैटर से क्या लेना देना है? तो मैं आपको बताऊं कि वो जेल में बैठे हुए लोग जो मैनेज कर रहे हैं, इनके पीछे सब जो नेक्सस है वो धमकाकर पैसा वसूली, डरा धमकाकर उद्योगपतियों को, बड़े बड़े पैसे वालों को, ये पैसा वसूली का मैटर मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पैसा वसूली के मैटर में पहले भी शिवसेना के नेता, ये धनंजय पहले भी सचिन वजय के साथ मिलकर उघाई मामले में सामने आए थे, लेकिन अब मुकेश अंबानी वाले केस में जो धमकी भरा पत्र मिलना, धमकाना और ये सब मामले में एनआईए ने जब 12-13 घंटे सचिन वजय से पूछ की तो इन्होंने बता दिया कि मैं केवल एक कड़ी हूं। अब ऐसे में संजय राउत उनको एक क्लीन चिट दे रहे हैं सचिन वजय को, और ये कह रहा कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, वो तो बहुत तेज तर्रार बढ़िया अफसर है और हमारी एटीएस उसकी जांच कर रही थी। तो इसका मतलब संजय राउत एक अपराधी, जो कि अभी तक तय होना बाकी है, लेकिन मोटे मोटे अगर अंदर की खबरें जो आ रही हैं एनआईए से, ये आ गया है कि उसने ये मान लिया है कि वो एक कड़ी के रूप में है। तब ऐसे में ऐसे आदमी के पक्ष में खड़े हो जाना, ये संजय राउत का बौखलाना और संजय राउत का ये कहना कि सरकार के लिए ठीक बात नहीं है, महाराष्ट्र के लिए ठीक बात नहीं है। दूसरी तरफ कभी वो धमकाने वाले लहजे में बात करते हैं और वो कहते हैं जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें करके ये संजय राउत सचिन वजय का वकील क्यों बनते हैं? और ये देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाया कि संजय, ये अगर जो सचिन वजय है, अगर वो कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व है, जो कि बहुत गंभीर मैटर है कि देश के उद्योगपतियों को धमका रहे हैं। अब आप समझिए इसको धमकाने के पीछे भी खेल क्या है कि मुकेश अंबानी को टारगेट करती है कांग्रेस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर मंच से मुकेश अंबानी को गाली देते हैं और मुकेश अंबानी के लिए ये कहते हैं कि ये मोदी का आदमी है, मोदी ने इनको लाभ पहुंचाया है। जबकि आप आंकड़े उठाएंगे तो मुकेश अंबानी का ही भाई है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी से पूरा वसूली, जो कांग्रेस के टाइम में उन्हें बैंकों ने लोन दिया था और फर्जीवाड़ा हुआ, वो कंपनियां घाटे में गई। बैंक का लोन ऐसी कंपनियां नहीं देती थी, लेकिन मोदी सरकार उनसे वसूली में लगी है। इसी में, ये बौखलाहट में कांग्रेस गाली देती है मुकेश अंबानी को। और मुकेश अंबानी को गाली क्यों देती है? क्योंकि चीन से टकराव है 5G को लेकर। मुकेश अंबानी ने 5G लॉन्च करने की बात की है और यही बात चीन को भाती नहीं है। और चीन अपने एजेंट कांग्रेसी लोगों को कहता है कि मुकेश अंबानी का विरोध करो, और यहां कांग्रेस फर्जी किसान आंदोलन चलवा के मुकेश अंबानी का विरोध करते हैं। यही इसी तरह स्क्रिप्ट लिखी गई कि इस मुकेश अंबानी को डराया जाए, धमकाया जाए या रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए, ताकि कोई और मुकेश अंबानी इस देश में पैदा ना हो, ताकि और कोई ऐसा ना हो कि जो चीन से टकराने की बात सोच सके। और ये डराने धमकाने का मुद्दा केवल यहीं तक नहीं है, इसमें पुलिस के कई अधिकारी मिले हुए हैं, इसमें शिवसेना के कई नेता मिले हुए हैं, और सब मिलकर के मुकेश अंबानी से एक तरह से हफ्ता वसूली, इसको देसी भाषा में, मुंबईया भाषा में बोलते हैं, ये हफ्ता वसूली का केस है। वहीं आपको बताएं कि उद्योगपतियों को धमकाने का केस है। ये लोग जो मुकेश अंबानी को डरा सकते हैं, तो ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूम घूम कर जहां भी इनकी गाड़ी पहुंच जाती, सचिन वजय टाइप के लोगों की, ये कहते कि देखा हमने मुकेश अंबानी को उड़ाने की धमकी दे दी, 1 मिनट में अपन उड़ा देते, तुम्हारा बोलो क्या करना है, ले आओ इतना पेटी। ये हम फिल्मों में देखते थे, रियल लाइफ में महाराष्ट्र के अंदर ये खेल चल रहा है। और इसका ही आरोप राम कदम ने लगाया है, यही आरोप जो है आप देखिए कि नारायण राणे ने लगाया है। और ऐसे में यदि इतनी भयंकर स्थिति हो कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस प्रदेश का जो है आप देखिए कि बड़े बड़े नेता और वहां की पुलिस लोगों की सुरक्षा करने के बजाय लोगों को डरा धमकाकर उनसे वसूली करती हो,
उनको डरा धमकाकर उनकी हत्या की साजिश करती हो या किसी की हत्या करके उसको आत्महत्या बताती हो। जैसा कि आपको ध्यान होगा इस एंटीलिया केस में भी जो मनसुख हरेन नाम का आदमी था, जिसको पहले दिन से ये कह रहे थे ये कि भाई ये इसकी गाड़ी है जिसमें विस्फोटक मिला, उस आदमी की हत्या कर दी जाती है। और हत्या को क्या बताता है वो डीसीपी सबसे पहले बोलता है क्राइम ब्रांच का कि साहब ये तो आत्महत्या है। मतलब हर हत्या को आत्महत्या बताकर केस क्लोज। ये महाराष्ट्र की पुलिस करने में लगी हुई है। और ऐसे में राज्य सरकार में बैठी हुई सत्ता में शिवसेना हर ऐसे केस की पैरवी करती है। आपको ध्यान होगा कि पालघर का मुद्दा हुआ तो शिवसेना बौखलाई और पुलिस के पक्ष में खड़ी हो गई, जिन पुलिस कर्मियों ने कुछ नहीं किया, पालघर में न्याय नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हुआ तो भी शिवसेना के सारे नेता संजय राउत, उद्धव ठाकरे वकील बनकर खड़े हो गए और उसको हत्या के बजाय आत्महत्या बताने में पूरी ताकत लगा दी, यहां तक कि पुलिस ने सबूत तक मिटाए। इसी तरह फर्जी टीआरपी केस जो कि राज्य सरकार के अधीन आता ही नहीं है, यह केंद्रीय जांच एजेंसी या केंद्र सरकार के अधीन आता है मैटर, लेकिन राज्य ने जबरदस्ती इसकी जांच कराई। पूरी उद्धव ठाकरे की सरकार उसके पक्ष में खड़ी हो गई, यानी रिपब्लिक के विरोध में खड़ी हो गई और आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के साथ खड़ी हो गई, जबकि फर्जीवाड़े में वो फंस रहे थे। आज तक मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बताता है कि किस तरह से एक चैनल के इशारे पर उद्धव ठाकरे सरकार काम करने लगती है, वहां का पुलिस कमिश्नर काम करने लगता है और एक चैनल को बचाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं ये लोग। तो ये सारी साजिश जिस राज्य में चल रही हो, उस राज्य में यदि वो सरकार रहेगी और अगले कुछ दिन, तो वो क्या क्या करेंगे। ऐसा सदन के अंदर खुलासा बीजेपी के नेता ने किया है कि वहां रोहिंग्याओं को प्लान करके बसाया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में हिंदू जहां बहु ले रही हैं वहां पर उनको प्लानिंग करके बसाया जा रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, फर्जी उनके दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। और ये पूरी प्लानिंग जो चल रही है इसके पीछे कौन लोग हैं, तो अब खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। इंडियन मुजाहिदीन का यदि कोई आतंकवादी दिल्ली में बैठकर शिवसेना के नेताओं के साथ मिलकर देश के किसी उद्योगपति को डरा धमकाकर हफ्ता वसूली करने का काम करता है, तो ये जो गठजोड़ है आतंकवादी, शिवसेना और पुलिस, ये गठजोड़ बड़ा भयंकर है। हमने ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें अपराधी, पुलिस और नेता तीनों मिल जाते हैं और किस तरह से सज्जन लोगों को परेशान करते हैं। ठीक इसी तरह अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को परेशान किया गया, ठीक इसी तरह कितने सारे उद्योगपति वहां परेशान होंगे। कंगना रनौत के केस में हमने देखा कि किस तरह से कंगना रनौत के पीछे ये पुलिस, सरकार, गुंडे सब पड़ गए। ये सब नेक्सस जो चल रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का गिरना बहुत जरूरी है। अब फैसला एनसीपी को करना है, क्योंकि एनसीपी में शरद पवार सीनियर लीडर हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है कि जब पूरे अब भारत में फजीयत हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर ये गठजोड़ चल रहा है, अपराधी, नेता, पुलिस, तो इस गठजोड़ में क्या एनसीपी भी शामिल है, क्योंकि गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के अंदर वो एनसीपी का है। अब ऐसे में देखना है कि शरद पवार कब इस सरकार से इस्तीफा अपना लेते हैं, इससे जो समर्थन है वापस लेते हैं और ये सरकार गिरेगी, तब दूसरी सरकार किसकी बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बताएं, नारायण राणे ने घोषणा कर दी है कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है। वंदे मातरम।